Hello everyone, welcome to Gurmantra Academy. I hope you all are doing well and fine. I am Arpit Chaturvedi and today I am here with another lecture of GATE Zoology course that we are covering together. Okay, so here is an important topic from this syllabus, from this course, from the zoology syllabus. You cannot skip this topic. ओके, दैट इज ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है. बेसिक्स बनते हैं यहाँ से, बेसिक्स क्लियर होते हैं और चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं एज इट इज़ एग्जामिनेशन में यहाँ से. ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल क्या है, ये कहाँ मिलते हैं, बेसिकली क्या हो रहा है. तो होता क्या है, हम लोगों ने एक वर्ड सुना हुआ है मेटाबॉलिज्म. ओके, एक वर्ड हम सभी लोगों ने सुना हुआ है, एक मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब कि आपके सेल में, आपकी बॉडी में चलने वाली ऐसी रिएक्शंस जो कि किसी बायोमोलिक्यूल को या तो बना रही हूँ या उसे तोड़ रही हूँ. बेसिकली मेटाबॉलिज्म अपने आप में दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है. वो दो शब्द कौन से हैं? वो दो शब्द हैं एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. ओके, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस करना, किसी चीज को जोड़ना, और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है तोड़ना. ठीक है, तो हमको ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में इसी, या हम ये कह लेंगे ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल इसी मेटाबॉलिज्म का पार्ट है. किस मेटाबॉलिज्म का? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का. क्योंकि हमारा कार्बोहाइड्रेट या शुगर या ग्लूकोज यहाँ पे इन्वॉल्व है. हम ग्लूकोज से सब कुछ शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे आगे लेके चलते हैं, ग्लाइकोलिसिस करते हैं. ग्लाइकोलिसिस के बाद हम क्रेब्स साइकिल रन करते हैं. अल्टीमेटली हम यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहे हैं. ठीक है, तो हम ये चीज़ देखते हैं कि किस तरीके से हो रही है, कौन से इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है. तो ये सारी चीज़ें देखने की हम कोशिश करेंगे एक एक करके. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट कि किस तरीके से हम ग्लाइकोलिसिस को समझेंगे और ये प्रोसेसेस कहाँ हो रही हैं, ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो बेसिकली एक यूकैरियोटिक सेल में जहां पे अब कंपार्टमेंटलाइजेशन हो चुका है, यानी कि साइटोप्लाज्म और जो हमारा न्यूक्लियस है वो अलग हो चुके हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुकी है. वहां पे हमको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जहां पे हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं कि ये जो प्रोसेस है हमारी, कौन सी प्रोसेस? ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल, ये दो अलग अलग साइट पे रन हो रही हैं. ठीक है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल. बेसिकली ग्लाइकोलिसिस एक साइटोप्लाज्मिक पाथवे है जो कि हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होता है. इसमें होता क्या है, ग्लूकोज यूज किया जाता है एज अ स्टार्टिंग मॉलिक्यूल, एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल, और उसके बाद उसको ब्रेक डाउन किया जाता है किस में? 3 कार्बन कंपाउंड्स में, ताकि हमें एनर्जी मिल सके. ठीक है, ताकि हमें एनर्जी मिल सके. बेसिकली जितने भी ऑटोट्रोफिक या हेटेरोट्रोफिक, जितने भी ऑटोट्रोफिक हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, है ना, सभी के सभी इस ग्लूकोज को इसी पाथवे के थ्रू ब्रेक डाउन करते हैं और यूज करते हैं. वो सब लोग बिल्कुल ही मतलब मिथ में जी रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं, जिनको ये लगता है कि ग्लूकोज प्लांट यूज नहीं करता, प्लांट लाइट से ही एनर्जी बना लेता है, एटीपी, और उसको यूज कर लेता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. प्लांट सनलाइट से एटीपी बनाता जरूर है, लेकिन उसको अपनी सेलुलर प्रोसेसेस के लिए यूज नहीं करता. वो उस एटीपी को यूज करके ग्लूकोज बनाता है, फिर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके एटीपी बनाता है, और फिर उस एटीपी को यूज करता है. तो देखा जाए तो सब कुछ शुरुआत कहाँ से हुई थी सारी चीजों की? ग्लूकोज कैसे बना? ग्लूकोज बना जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में CO2 प्रेजेंट थी उससे. ठीक है, ग्लूकोज बना जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में CO2 प्रेजेंट थी उससे कन्वर्ट होके, और ये ग्लूकोज जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की CO2 से कन्वर्ट होके बना,
उसके बाद इस ग्लूकोज को यूज किया गया या इसका ब्रेकडाउन किया गया। इसका ब्रेकडाउन कब तक किया जाता है? जब तक CO2 के फॉर्म में ये कार्बन रिलीज ना हो जाए। 6 CO2 मॉलिक्यूल जुड़ के बनाते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन से भी 6 CO2 हमको निकलती हुई मिलती हैं। अलग अलग स्टेप्स पे निकलती हैं, लेकिन निकलती हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आप CO2 को लेके ग्लूकोज तक आते हो और फिर आप ग्लूकोज को लेके CO2 तक जाते हो। तो CO2 से लेके ग्लूकोज तक आने की प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है, जिससे इस लेक्चर में हमारा कोई मतलब नहीं है। और ग्लूकोज से CO2 तक जाने की प्रोसेस हमारे पास रेस्पिरेशन है या इन पाथवेज के थ्रू है, तो उससे हमारा मतलब है। तो बेसिकली हम इस हाफ के बारे में जानने वाले हैं कि क्या ऐसा यहाँ पे हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस हमारी बॉडी के हर सेल में होती है, ठीक है। हर सेल में हमको ये देखने को मिलेगी, सब में एनर्जी की जरूरत होती है। ये बहुत ही मतलब एकदम यूनिवर्सल प्रोसेस जो हमको देखने को मिलती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक ग्लाइकोलिसिस की बहुत खास बात है कि ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन डिपेंडेंट नहीं होती है। इट इज नॉट ऑक्सीजन डिपेंडेंट। जो भी मैं बातें बताता रहता हूँ इसको जरूर से पेन डाउन करते रहा करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट ना होने का मतलब, ऑक्सीजन डिपेंडेंट ना होने का मतलब कि चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या ऑक्सीजन एब्सेंट हो। कहने का मतलब या तो एरोबिक एटमॉस्फेयर हो या एनारोबिक एटमॉस्फेयर हो, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस वैसे ही वर्क करेगी जैसे वो करती है, यानी कि एरोबिक और एनारोबिक एनवायरनमेंट का ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर कहीं लिखा होता है कि ये एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस है या ऐसा है, तो वो सिर्फ आपको परेशान करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए। ग्लाइकोलिसिस एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही एनवायरनमेंट में एक जैसी चलती है। उसके बाद जब ग्लाइकोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट बनता है जो कि पाइरुवेट है, वो एक 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। 6 कार्बन से हम शुरू करते हैं ग्लूकोज से और 3 कार्बन का एक कंपाउंड बनाते हैं पाइरुवेट। तो इस 3 कार्बन के कंपाउंड को हम आगे ब्रेक डाउन करते हैं। ये फर्क पड़ता है कि ऑक्सीजन तब प्रेजेंट होगी या नहीं, ठीक है। जब तक ग्लाइकोलिसिस चलती है तब तक हमें ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमको पता चल गया, वहां से हमने शुरुआत कर ली ग्लाइकोलिसिस की। हम पहुंच गए अपने कहाँ पे? पाइरुवेट पे। उसके बाद ये प्रोसेस हमको सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन से जुड़ी हुई मिलती है, यानी कि हमें अगर अमाइनो एसिड सिंथेसिस करनी है, फैटी एसिड सिंथेसिस करनी है, हमें न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस करनी है, हमें कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे रन करना है, तो सबके साथ हमारे ग्लाइकोलिसिस के जो आगे इसके बाद इंटरमीडिएट्स बनेंगे पाइरुवेट के बाद, वो सब ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बात करें अगर हम क्रेब्स साइकिल की, क्रेब्स साइकिल हमको कहाँ मिलती है, तो क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल ये रन होती है, या सिट्रिक एसिड साइकिल ये रन होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, सिट्रिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल ये रन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ये रन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपको याद रखना है ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म और TCA साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ये क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल जो है ये हमारा मेन सोर्स है एनर्जी का, है ना। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस से आपको उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं मिलती जितनी ज्यादा आपको TCA साइकिल से मिलती है, और ये सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में ही हमको देखने को मिलती है। यानी कि अगर अब्सेंस हुई, ऑक्सीजन अगर एब्सेंट हुई तो आपको नहीं देखने को मिलेगी TCA साइकिल, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तो हमारे पास 2 चीजें रह जाती हैं, क्या? या तो एनिमल टिश्यू होगा या प्लांट टिश्यू होगा। अगर प्लांट टिश्यू होगा तब वहां पे आपको इथेनॉल प्रोड्यूस होता मिलेगा पाइरुवेट से एनारोबिक कंडीशन में, और अगर एनिमल टिश्यू होगा तब वहां पे आपको लैक्टेट बनता हुआ मिलेगा एनारोबिक कंडीशन में पाइरुवेट से। ओके, तो ये दोनों चीजें हमारे पास। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं दोनों ही प्रोसेसेस, और हमारे सेल्स में तो एरोबिक रेस्पिरेशन ही हमको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, तो हमारे लिए और भी ज़रूरी रहता है इनको ढंग से समझना। तो एक एक करके हम दोनों प्रोसेसेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा एक रोड मैप है जिसको फॉलो करना होता है हमें। क्या? हम ग्लूकोज की एंट्री कराते हैं अपने सेल्स में, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करना शुरू करते हैं, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमको NADH मिलता है और ATP मिलता है, ठीक है। क्या कौन सी रिएक्शन है ये? ग्लाइकोलिसिस, और हम बना लेते हैं पाइरुवेट। पाइरुवेट जाहिर सी बात है 3 कार्बन कंपाउंड है और हमने शुरुआत करी है 6 कार्बन कंपाउंड से,
तो 3 कार्बन हमारे पास 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के। तो इसके बाद जितने भी NADH या ATP के प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा वो सब डबल होगा, ठीक है। तो एक पायरुवेट हम आगे लेके चले, उससे हमें NADH मिला और एक CO2 रिलीज हो गई। इस स्टेप को जो एंजाइम या जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स कंडक्ट कराता है उसको हम कहते हैं पायरुवेट, उस स्टेप को हम कहते हैं पायरुवेट, या उस स्टेप के एंजाइम को कहते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ओके, इसके बाद एसिटिल कोएंजाइम ए में ये कन्वर्ट हो जाता है। एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होने के बाद ये एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में, और फिर इस क्रेब्स साइकिल में हमको NADH और FADH2 मिलते हैं और 2 CO2 मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाते हैं। तो एक CO2 मॉलिक्यूल पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स पे और 2 CO2 मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल में। तो अल्टीमेटली आप जो ग्लूकोज लेके चले थे वो आते आते क्रेब्स साइकिल के एंड तक कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुका होता है CO2 में। ओके, ये हमको देखने को मिलता है। तो ये हमारा ओवरऑल प्रोसेस है आपका। NADH और FADH2 जो है ये बाद में जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिसका ऑक्सीजन जो है वो फाइनल एक्सेप्टर रहता है और H2O वहाँ पे आपको निकलते हुए दिखता है, इसीलिए हमको यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ना। तो देखिए ये हमको पता चल गया क्या कि ये एक प्रोसेस कैसे चल रही है, रोड मैप। इनके बारे में क्या करके देखने की कोशिश करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल क्या है और क्या हो रहा है वहाँ पे। तो ग्लाइकोलिसिस की बेसिकली हम बात करें तो यहाँ पे हमको नाम में ही पता चल रहा है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। आपका लिसिस मतलब ब्रेकडाउन, हम ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं। तो ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि C6H12O6 यानी कि हमारे ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है पायरुविक एसिड में CH3COCOOH, ठीक है। तो 6 कार्बन कंपाउंड से आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है, जब कभी ATP या NADP पूछा जाए तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करके बताएंगे, जो भी आपको याद होगा वो, है ना। एक नहीं डबल चलेगा वो, क्यों? क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल मिले हैं, ठीक है। इसके बाद हमको क्या देखने को मिल रहा है, जो फ्री एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर करी जा रही है, वो स्टोर करी जा रही है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, जैसे कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट या रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड यानी कि NADH। ओके, NADH या ATP के फॉर्म में स्टोर करी जा रही है। ध्यान आपको ये देना है कि यहाँ पे NADPH आप यूज नहीं करेंगे, NADH ही यूज करेंगे, ठीक है। NADPH हमको फोटोसिंथेसिस में मिलता है, फैटी एसिड सिंथेसिस में मिलता है, हमारे जो पेंटोस फॉस्फेट है वहां मिलता है, लेकिन यहाँ नहीं मिलता है, ठीक है। इसीलिए ग्लाइकोलिसिस का जो हमको ऑल्टरनेट पाथवे देखने को मिलता है वो हमारा पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है। ग्लाइकोलिसिस में NADPH नहीं बनता। अगर यहाँ बन पाता तो हमें उसकी जरूरत ना पड़ती, ठीक है। पड़ती हमें तब भी क्योंकि हमें राइबोस शुगर चाहिए था, लेकिन तब भी हम उसे रेयरली यूज करते। तो ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलिसिस बेसिकली पूरी प्रोसेस 10 एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन से मिलकर बनी हुई है। उन 10 एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन को भी हमने 2 पार्ट में 2 फेजेस में बांटा हुआ है ना। जैसे होता है ना कि आप अभी आप कोई जॉब करने लगे और उस जॉब के चलते आपने कुछ अर्निंग करना शुरू करी और फिर आपने क्या किया, कम उम्र से उसको इन्वेस्ट करने लगे। तो आप कहोगे मेरा ही पैसा है, मैं डाल रहा हूँ, मुझे ही वापस मिल रहा है, तो मैं क्यों डालूं, मैं अपने पास ही रखूंगा, खर्च करूंगा उसे, जब मेरा ही पैसा मुझे वापस मिल रहा है। लेकिन आपका पैसा लेंगे हम 1 और आपको देंगे 2 या आपको देंगे 1.5, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आप क्या करोगे, आप कहोगे लो भैया ले लो, थोड़ा टाइम तुम लगा लो, मुझे दुगना लौटा देना। तो वही चीज यहाँ पे होती है। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे भी 2 फेजेस होती है हमारे पास। फर्स्ट फेज है इन्वेस्टमेंट फेज और सेकेंड फेज है यील्ड फेज, ठीक है। तो फर्स्ट फेज में क्या किया जाता है, ATP को इन्वेस्ट किया जाता है कि ये लो ATP, जाओ और प्रोसेस को आगे बढ़ाओ, एंजाइम रिएक्शन को आगे बढ़ाओ। और सेकेंड जो फेज होती है यील्ड फेज, उसमें हमको ATP देखने को मिलते हैं या एक्सट्रैक्ट होते हुए मिलते हैं, लेकिन जितने हमने दिए थे उससे ज्यादा, ठीक है, जितने हमने दिए थे उससे ज्यादा। तो बेसिकली ये साइटोप्लाज्म में होने वाली एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें 10
या हम ये कह लें एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें 10 एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है ना, और उसमें से उस पूरी 10 रिएक्शन को हमने 2 फेज में डिवाइड किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फेज और यील्ड फेज। ठीक है, तो हम देखते हैं इस जो फेज का ओवरव्यू है वो हमको किस तरीके से देखने को मिल रहा है। जो फर्स्ट 5 स्टेप्स हैं ग्लाइकोलिसिस की, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रिपरेटरी या इन्वेस्टमेंट फेज। ठीक है, फर्स्ट 5 1 2 3 4 5 जो फर्स्ट 5 रिएक्शंस हैं उनको हम कहते हैं प्रिपरेटरी या इन्वेस्टमेंट फेज। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, एटीपी को देना पड़ता है, एटीपी कंज्यूम होते हैं उस रिएक्शन में। जो सेकेंड हाफ है हमारा ग्लाइकोलिसिस का, ठीक है, उसको हम कहते हैं पे ऑफ फेज या यील्ड फेज। ठीक है, यहाँ पे हमको जो गेन है एटीपी का वो देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा एटीपी हमको मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, है ना, तो हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को लेके आए हैं, हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को लेके आए हैं और उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम कुछ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स के साथ इस रिएक्शन में आगे बढ़ा रहे हैं। 2 NAD प्लस 2 ADP प्लस PI। ठीक है, और हमको फाइनली देखने को मिल रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट प्लस 2 NADH2 2 ATP प्लस 2 H2O। यहाँ पे 2 ATP क्यों लिखा हुआ है? बेसिकली यहाँ पे हम 2 ATP देते हैं किस फेज में, हमारी इन्वेस्टमेंट फेज में, और यहाँ पे हमको 4 ATP मिलता है। तो बेसिकली ये 2 ATP इस 2 ATP से माइनस कर दिया जाता है कि जो 2 ATP हमने दिए थे उस 2 ATP को हम हटा देते हैं। तो नेट यील्ड जो है वो हमको 2 ATP और 2 NADH2 मिलती है। ठीक है, कब? इस ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस से। और अब आपके पास 2 मॉलिक्यूल हैं पायरुवेट के, तो ये 2 मॉलिक्यूल सेपरेटली एंटर होंगे क्रेब्स साइकिल में। तो इसके आगे जनरेट होने वाली एनर्जी डबल होगी, जितनी भी होंगी वो सब डबल होंगे। तो अगर हम इसको देखने की कोशिश करें कि प्रोसेस हमको किस तरीके की दिख रही है बेसिकली, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हमने शुरुआत करी, 6 कार्बन कंपाउंड है। इसको सबसे पहले एंटर होते ही जो फर्स्ट रिएक्शन होती है हमारी वो क्या होती है, एटीपी को यूज करते हुए हम हेक्सोकाइनेस एंजाइम की मदद से ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, Mg2+ की प्रेजेंस में। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये हमारी सेलुलर बाउंड्री है, एक बार ग्लूकोज इसके अंदर आया तो इससे बाहर भी जा सकता है क्योंकि इस पे चार्ज नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही ग्लूकोज अंदर आए हम उस पर चार्ज डेवलप कर देते हैं। कैसा? नेगेटिव चार्ज, फॉस्फेट ऐड करके। चार्ज मॉलिक्यूल बिल्कुल भी पार नहीं कर सकते प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये ट्रैप हो जाता है हमारे सेल के अंदर। जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, सेकेंड एंजाइम एक्ट करता है सेकेंड रिएक्शन में फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमरेज, जो कि इसको कन्वर्ट कर देता है फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट में, जो कि एक आइसोमर है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का। उसके बाद फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट पे फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनेस थर्ड स्टेप में एक्टिवेट होता है या काम करता है और एटीपी को यूज करते हुए कन्वर्ट कर देता है फ्रैक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। तो बेसिकली ये 2 रिएक्शन है, कौन सी? रिएक्शन नंबर 1 प्लस रिएक्शन नंबर 3, जो कि यूज कर रही हैं एटीपी को और कन्वर्ट कर रही हैं उसको एडीपी प्लस पीआई में। ठीक है, एडीपी प्लस पीआई में 2 रिएक्शन है जो हमको देखने को मिल रही, फर्स्ट और थर्ड। उसके बाद हमारा फ्रैक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रैक्टोज बिसफॉस्फेट एल्डोलेस की मदद से, किसमें? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड एसीटोन फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, अब बेसिकली ये दोनों ही क्या है? दोनों ही एक दूसरे के आइसोमर है। कौन? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और ये दोनों ही इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म है, यानी कि ये दोनों ही एक दूसरे के रिएक्शन स्ट्रक्चर में या एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। किस एंजाइम की मदद से? ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की मदद से, बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी को यूज करते हुए। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो बनता है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज में, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज की मदद से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को हम आगे यूज करते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन के लिए हम इसको आगे यूज करते हैं। किसको?
हम यूज करते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को। ध्यान दीजिएगा, DHAP को नहीं करते, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को करते हैं। DHAP कन्वर्ट कर लेते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनने के बाद ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस Mg2+ की मदद से या Mg2+ की प्रेजेंस में कन्वर्ट किया जाता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। ओके, और यहाँ पे हमारा NADH2 जो है वो यील्ड होता है, या हमारा फर्स्ट NADH2 मॉलिक्यूल मिलना शुरू होता है। अभी तक 5th रिएक्शन तक जो हमको फेज देखने को मिल रही थी वो प्रिपरेटरी फेज थी या इन्वेस्टमेंट फेज थी। अब यहाँ से जो हमको रिएक्शन देखने को मिलेगी, यहाँ से हमको जो आगे के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, जो आगे का फेज देखने को मिलेगा वो हमारा पे ऑफ फेज है। यानी कि वहां पे हमको मिलने वाले हैं मॉलिक्यूल्स, कौन से? एनर्जी मॉलिक्यूल्स, एनर्जी जो हमारे कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमको मिलने वाले हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप ग्लूकोज लेके चले थे एक मॉलिक्यूल और अब वो हो चुका है डबल। ग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल हमारे पास कितने हैं? 2। ठीक है, 2 × ग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल, तो आगे मिलने वाली हर चीज डबल हो जाएगी हमारे पास। तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट को फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की मदद से कन्वर्ट किया जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, है ना। और यहाँ पे आपको ATP यील्ड होता है, आपको ADP से ATP देखने को मिलता है। उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट को फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की मदद से 2 हमारे ग्लिसरेट में कन्वर्ट किया जाता है। 2 फॉस्फोग्लिसरेट जैसे ही बनता है, और आप अभी मैं इसको बताऊंगा कि इसकी खास बात क्या है। 2 फॉस्फोग्लिसरेट से हम इनोलेज एंजाइम की मदद से कन्वर्ट कर देते हैं इसको फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में। और फाइनली ये हमारी 7th 8th 9th रिएक्शन, और ये फाइनली हमारी 10th रिएक्शन, जिसमें पाइरुवेट काइनेज की मदद से Mg2+ की प्रेजेंस में इनोलेज को कन्वर्ट कर दिया जाता है पाइरुवेट में। ओके, तो बेसिकली हमारा एंड प्रोडक्ट जो पाइरुवेट है वो हमको मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें कि कौन सी रिएक्शंस ऐसी हैं जो कि इरिवर्सिबल हैं, तो वो है रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 3, ओके, एंड रिएक्शन नंबर 10। ये रिएक्शंस हमको इरिवर्सिबल रिएक्शन देखने को मिल रही है, यानी कि जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। और उन रिएक्शंस में हमको खासकर जो एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, या तो कंज्यूम हो रहे हैं या हमको मिल रहे हैं। ओके, तो अब आप कहो कि ATP कितने बने, तो एक ATP यहां बना और एक ATP यहां बना। आपने कितने ATP दिए थे? एक ATP यहां दिया था, एक ATP यहां दिया था। 2 ATP दिए, 2 ATP बने। गलत। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक था और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल अब डबल हो चुके हैं। तो आपने 2 ATP दिए जरूर, लेकिन मिले आपको 4 ATP। ओके, तो 2 ATP आपने इन्वेस्ट किए और उससे आपको मिले 4 ATP, 4 ATPs। इसके साथ साथ आपको क्या मिला? एक NADH2, ठीक है, या एक हमारा NADH+, ठीक है, NADH+H+। तो हमको एक NADH2 मिला और एक हमको कितने? 4 हमको ATP मिले। 2 ATP आपने दिए थे, तो ओवरऑल हमारे पास अब 2 ATP और कितने? 2 NADH2। क्यों? क्योंकि हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अब 2 मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो 2 NADH2 हमको देखने को मिले। ऐसे ही आपको चीजों को याद रखना है। जब आप बाद में अपने मन को रिकॉल करोगे, अपने मन में रिकॉल करोगे, तो आपको चीजें याद रहनी है। अब जाहिर सी बात है, अब आप सोचोगे कि यार ये ऐसी प्रोसेस है, इतनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो अगर हम इसका रेगुलेशन नहीं करेंगे तब क्या होगा? तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो अपने मन से चलने लगेगा सब कुछ। फिर आप कहोगे कि रेगुलेट हम करें कहाँ? अगर हम एक तरफ रोकेंगे तो दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा, दूसरे तरफ रोकेंगे तो पहला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो रेगुलेट आप उन स्टेप पे कर सकते हो जो कि इरिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल जो स्टेप्स हैं वहां पे आप रेगुलेशन नहीं परफॉर्म कर पाओगे। तो इसका रेगुलेशन हमको किस तरीके से करना होगा? इरिवर्सिबल स्टेप्स पे। तो अगर हम ओवरऑल स्टोइकियोमेट्री देखने की कोशिश करें ग्लाइकोलिसिस की, तो हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को लेके चले थे, प्लस 2 NAD+ थे हमारे पास, 2 ADP और 2 PI। हमें क्या मिले? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट प्लस 2 NADH2। क्यों 2? क्योंकि हमारे जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट थे वो 2 थे। इसके साथ साथ हमको 2 ATP मिले। यहाँ हम 2 ATP क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 2 ATP हम इधर वाले माइनस कर चुके हैं जो हमारे कंज्यूम हुए थे, है ना। तो ये चीज हमको देखने को मिल रही है। और ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को हम रोक नहीं सकते,
हमेशा हमें ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को चलाते रहना होता है, क्योंकि NAD+ हमको चाहिए रहते हैं फ्री, है ना। तो इस प्रोसेस को हम चलाते रहेंगे, NAD+ आते रहेंगे, हमारी प्रोसेस आगे चलती रहेगी, ठीक है। तो अगर हम इसका रेगुलेशन देखने की कोशिश करें तो वही बात है कि सिर्फ उन स्टेप पे हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं जो कि इरिवर्सिबल हो। अगर हम रिवर्सिबल स्टेप्स पे इसको रेगुलेट करने जाएंगे तो हम बिल्कुल ही पूरी तरीके से फेल हो जाएंगे। ओके, इरिवर्सिबल स्टेप्स पे हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? कौन कौन से इरिवर्सिबल हमारे पास थे? 1, 3 एंड 10। फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो हेक्सोकाइनेस या ग्लूकोकाइनेस कन्वर्ट कर रहा है हमारा ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, ठीक से। अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें तो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस की मदद से। अगर हम 10th स्टेप की बात करें तो हमारा फॉस्फोनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट काइनेस एंजाइम की मदद से, जिसमें एक्सटेंसिवली जो हमारा क्या कहते हैं रेगुलेशन है वो हमको थर्ड और 10th स्टेप में देखने को मिलता है। यानी कि जो हमारा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस है इसके पॉजिटिव रेगुलेटर्स, यानी कि अगर इनकी प्रेजेंस है तो इस रिएक्शन को बढ़ाया जाता है। कौन सी चीज? फ्रक्टोज 2,6-बिस-फॉस्फेट और एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये इसके पॉजिटिव रेगुलेटर हैं। फिर कुछ नेगेटिव रेगुलेटर हैं जो कि अगर प्रेजेंट हैं तो इस जो प्रोसेस है, इस जो रिएक्शन की जो तेजी है उसको कम किया जाता है। क्या है वो? ATP, सिट्रेट एंड H+, ठीक है। अगर ये हमको देखने को मिलेगा तो इस रिएक्शन को हमें कम करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। फिर कुछ पॉजिटिव मॉड्यूलेटर्स हमारे 10th रिएक्शन के जो हमारा पायरुवेट काइनेस एंजाइम है उसके लिए फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट क्या है? ये इसका एक्टिवेटर है। और निगेटिव हमको जो इनहिबिटर देखने को मिल रहा है वो है ATP और एलानिन, ठीक है। तो एक बार ये भी पूछा गया था कि कौन सा ऐसा स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का जिसमें एक अमाइनो एसिड इनहिबिटर की तरह काम करता है। तो आपको याद रखना है पायरुवेट काइनेस यानी कि 10th स्टेप वो एक ऐसा स्टेप है जिसमें जो एंजाइम है हमारा वो एक अमाइनो एसिड यानी कि एलानिन के द्वारा इनहिबिट किया जाता है। ओके, तो ये हमारी ओवरऑल थी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस और इसके सारे स्टेप्स हमने देखे, इसका रेगुलेशन हमने देखा, तो समझ में आया हमको। देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस अपनी। हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की, क्रेब्स साइकिल। यहाँ पे हमको क्या ऐसा देखने को मिल रहा है, कौन सी ऐसी खास बातें यहाँ पे जो इस साइकिल को, इस पाथवे को सबसे अलग बनाती हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पाथवे है हमारी सभी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, और इसीलिए इस पाथवे को एक अलग सा हम कह रहे हैं पहचान दी गई है। कहा जाता है क्रेब्स साइकिल और टीसे साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल एक एम्फीबोलिक पाथवे है, एक एम्फीबोलिक पाथवे है। क्यों? क्योंकि इस पाथवे के जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी और रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहे होते हैं, या मैं कहना इस पाथवे के जो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल हैं वो किसी और पाथवे के प्रिकर्सर की तरह या इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहे होते हैं। तो इस पाथवे को एम्फीबोलिक पाथवे कहते हुए इससे ढेर सारी एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस जो हैं वो निकलती हुई दिखती हैं, एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस। ओके, तो देखिए ऐसा क्या खास है इस पाथवे में। यहाँ पे शुरुआत कहाँ पे हुई है इस पाथवे की? इस पाथवे की शुरुआत हुई है जब हमारा पायरुवेट एंटर कर चुका है माइटोकॉन्ड्रिया में, और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स की मदद से उस पायरुवेट को कन्वर्ट कर दिया गया है एसिटिल कोएंजाइम ए में। अब एसिटिल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा, ठीक है। तो खास बात यह है कि पायरुवेट हमारा था 3 कार्बन, पायरुवेट हमारा था 3 कार्बन, एसिटिल कोएंजाइम ए हमारा होता है 2 कार्बन। तो यहाँ पे एक CO2 का लॉस हो जाता है, या हम ये कह रहे हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स में हमको जो डी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी है वो देखने को मिलती है, जिसकी मदद से हमारा 3 कार्बन का पायरुवेट मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है 2 कार्बन के एसिटिल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल में, और इस एसिटिल कोएंजाइम ए की अब एंट्री होती है क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। तो अब एंट्री कैसे होती है, कौन सी चीजें बनती हैं, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। और बेसिकली एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमको ये देखने को नहीं मिलता, यानी कि टीसीए साइकिल हमको सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में टीसीए साइकिल रन
नहीं कर पाएगी। तो पायरुवेट एंटर कर चुका है, इस पायरुवेट को पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स की मदद से आपने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, एसिटिल कोएंजाइम ए में। और एसिटिल कोएंजाइम ए अब एंटर करेगा कहाँ पे, अब वो एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में, और CO2 एक पहले ही निकल चुकी है, ठीक है। तो ऑक्सिलो एसिटेट प्लस एसिटिल कोएंजाइम ए मिलके, ऑक्सिलो एसिटेट होता है 4 कार्बन प्लस एसिटिल कोएंजाइम ए होता है 2 कार्बन, ये मिलके एक 6 कार्बन का कंपाउंड बनाते हैं जो कि होता है सिट्रेट, ठीक है, जो कि होता है सिट्रेट। एंजाइम होता है सिट्रेट सिंथेस। ये हमारी यहां से हमारी रिएक्शन की शुरुआत होती है। फिर सिट्रेट कन्वर्ट किया जाता है सिस एकोनिटेज में, एकोनिटेज एंजाइम की मदद से, और फिर सिस एकोनिटेट कन्वर्ट किया जाता है एकोनिटेज एंजाइम की मदद से डी आइसोसिट्रेट में। ओके, देन यहां से आगे के जो 2 स्टेप हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब ये डी आइसोसिट्रेट कन्वर्ट किया जाता है अल्फा केटीजी या अल्फा कीटोग्लूटरेट में, तब हमारा 2 चीजें होती हैं सबसे ज्यादा। क्या? एक तो NADH2 यील्ड होता है, एंजाइम होता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस, और दूसरा इस स्टेप पे हमको फर्स्ट CO2 एवोल्यूशन देखने को मिलता है क्रेब्स साइकिल का, ठीक है। नंबर 1 हमारा CO2 कहाँ निकला था? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स की मदद से। सेकेंड CO2 या हमें कह क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट CO2 वो हमें कहाँ मिला? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस की मदद से इस स्टेप पे, जब हमारा आइसोसिट्रेट अल्फा केटीजी में कन्वर्ट हो रहा था। फिर इसके बाद अल्फा केटीजी कन्वर्ट किया जाता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए में, जो कि हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप है, जहां पे सेकेंड या हम ये कह लें लास्ट मॉलिक्यूल हमारा CO2 का इवॉल्व होता है। लास्ट क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि जो कार्बन हम लेके चले थे, जो CO2 हम लेके चले थे 6 CO2, वो यहाँ पे आते 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 अब निकल चुके हैं, और अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस वो एंजाइम है जिसकी मदद से ये स्टेप परफॉर्म हुई है, और यहाँ पे हमको एक और NADH2 मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। मजेदार बात यहाँ पे ये है कि जो कार्बन इस CO2 में निकल रहे हैं, ठीक है, जो कार्बन इस CO2 में निकल रहे हैं वो कार्बन नहीं है जो कि एसिटिल कोएंजाइम ए में आए थे। बेसिकली एक 3 कार्बन कंपाउंड था पायरुवेट, जो कि कन्वर्ट हुआ एक 2 कार्बन कंपाउंड में जिसका नाम है एसिटिल कोएंजाइम ए, ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम ए। तो जब हमारा ऑक्सैलिक एसिड निकल के आया इस तरीके से, 4 कार्बन कंपाउंड है हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड, इस ऑक्सैलिक एसिड के इस कार्बन पे, ठीक है, इस कार्बन पे हमारा ये जो हमारा एसिटिल कोएंजाइम ए है, ये जो एसिटिल ग्रुप है ये अटैच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। और उसके बाद ये फर्स्ट और फोर्थ कार्बन क्या होते हैं, ये CO2 की फॉर्म में यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। सेकेंड और थर्ड कार्बन नहीं होते, 1 2 3 4 सेकेंड और थर्ड कार्बन नहीं होते हैं। फर्स्ट और फोर्थ कार्बन क्या होते हैं? CO2 की फॉर्म में निकल जाते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एसिटिल कोएंजाइम ए को हमने रेडियो लेबल किया था, तो क्या वो रेडियो लेबल्ड हमको बाद में भी देखने को मिलेगा? तो हाँ मिलेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन जो निकले हैं वो कार्बन एसिटिल कोएंजाइम वाले नहीं थे, वो कार्बन थे जो ऑक्सिलो एसिटेट में थे, ठीक है। तो सक्सिनिल कोएंजाइम ए बन गया। सक्सिनिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज की मदद से हम इस सक्सिनिल कोएंजाइम ए को कन्वर्ट करते हैं सक्सिनेट में, और फिर हम सक्सिनेट को कन्वर्ट करते हैं सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस की मदद से फ्यूमोरेज में। तो सक्सिनिल कोएंजाइम ए को जो हम सक्सिनिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज की मदद से सक्सिनेट में कन्वर्ट करते हैं, उस स्टेप पे एग्जैक्टली हमको एक GTP देखने को मिलता है, ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि इक्विवेलेंट होता है ATP के, ये इक्विवेलेंट होता है ATP के, लेकिन इसको अलग ही खासियत या अलग ही इसको खास बात बताया गया है, क्योंकि ये GTP की फॉर्म में ही निकलता है और GTP की फॉर्म में ही लिखा जाता है। ओके, देन फ्यूमरेज बनने के बाद हमारा जो फ्यूमरेट बनने के बाद फ्यूमरेज एंजाइम की मदद से फ्यूमरेट को मैलेट में कन्वर्ट कर देते हैं। देन मैलेट डिहाइड्रोजनेस की मदद से मैलेट को हम ऑक्सिलो एसिटेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हमको एक और NADH2 देखने को मिलता है। तो बेसिकली हम एक पायरुवेट मॉलिक्यूल नहीं, हम 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल लेके चले थे, क्योंकि मुझे पता है 6 कार्बन ग्लूकोज से हमने शुरुआत करी थी, और उसके आगे ये सारी चीजें हमको देखने को मिली है, या इतने सारी हमको यील्ड जो है वो देखने को मिली है। ये और ज्यादा क्लियर होगा जब इसकी स्टोकियोमेट्री समझने की कोशिश करेंगे। इस स्टोकियोमेट्री को 3 तरीके से लिखा गया है। नंबर 1 जिसमें सिर्फ सिट्रिक एसिड साइकिल को कंसिडर किया गया है। नंबर 2 जिसमें सिट्रिक एसिड साइकिल को पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम के साथ या पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस
जो हमारी स्टेप है उसके साथ मिक्स किया गया है। थर्ड स्टेप में ग्लाइकोलिसिस और जो हमारी पीडीएच प्लस हमारी क्रेब्स साइकिल सबको मिक्स किया गया है। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो एसिटिल कोएंजाइम ए को हम एंटर करे हैं या एसिटिल कोएंजाइम लेके हम शुरुआत करी है हमने सिट्रिक एसिड साइकिल की। 3 NAD प्लस 1 FAD प्लस 1 GDP प्लस प्लस PI प्लस 2 H2O, इतने मॉलिक्यूल हम लेके एंटर किए हैं। हमारे पास कोएंजाइम ASH है, 3 NADH प्लस है, 1 FADH2 है और 3 H प्लस है, 1 GTP है, 2 CO2 है। ठीक है, ये कब? जब सिर्फ सिट्रिक एसिड साइकिल हम कंसिडर कर रहे हैं, है ना, और ये एक पायरुवेट मॉलिक्यूल के लिए है। फिर अगर हम देखें कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा था, तब हम देखें पायरुवेट आयन हम लेके गए हैं साथ में 4 NAD प्लस FAD GDP और H2O। हमको क्या मिल रहा है? 4 NADH प्लस FADH2 H प्लस GTP एंड 3 CO2। 3 CO2 क्यों? क्योंकि एक CO2 पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स की डीकार्बोक्सिलेज एक्टिविटी से भी निकली थी। उसके बाद अगर हम ग्लाइकोलिसिस को भी इसके साथ कंबाइन कर रहे हैं तो हमको देखने को मिलेगा ग्लूकोज हम लेके चले हैं 10 NAD प्लस 2 FAD 2 ADP 2 GDP 4 PI प्लस 2 H2O। तो हमको यहाँ पे मिलेगा 10 NADH2 2 FADH2 प्लस H प्लस 2 ATP प्लस 2 GTP प्लस 6 CO2। 2 GTP क्यों? क्योंकि 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल थे। 6 CO2 क्यों? क्योंकि हम 6 कार्बन का ग्लूकोज लेके चले थे। इस तरीके से ओवरऑल हमको कंप्लीट यील्ड देखने को मिलती है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 10 NADH2 2 FADH2 2 GTP एंड 2 ATP हमको देखने को मिलते हैं। ये हमारी ओवरऑल यील्ड है जो हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कर पाते हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पे भी आपको रेगुलेशन करना ही करना होगा, और रेगुलेशन कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, हमारे कुछ एंजाइम जो कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स या एंजाइम्स पे रेगुलेशन परफॉर्म करते हैं। वो है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स के लिए ATP, एसिटिल कोएंजाइम A, NADH एंड फैटी एसिड्स आर इनहिबिटर्स एंड AMP कोएंजाइम A, NAD प्लस एंड CA2 प्लस आर एक्टिवेटर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने कॉपी में बना के रखिए और टाइम टू टाइम देखते रहिए। देन एसिटिल कोएंजाइम में एंटर करता है सिट्रेट सिंथेस के लिए हमारे पास NADH, सक्सिनिल कोएंजाइम में सिट्रेट एंड ATP, ये है हमारे लिए इनहिबिटर और ADP है इसका एक्टिवेटर। देन आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस के लिए ATP है इनहिबिटर और CA2 प्लस एंड ADP है एक्टिवेटर। ऐसे ही अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस के लिए सक्सिनिल कोएंजाइम है और NADH है हमारे लिए इनहिबिटर और CA2 प्लस है एक्टिवेटर, है ना। तो इस तरीके से इन स्टेप्स पे हम इसको रेगुलेट कर रहे हैं और ये स्टेप हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब हमको पूरी प्रोसेसेस में दोनों में देखने को मिल रहा है। प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए। सो हियर आर फ्यू क्वेश्चंस that I really wanted to just give you an idea. Okay, so whenever the cell's ATP supply is depleted, which of the following enzymes activity is increased? ये आपको बताना है कि जब ATP सप्लाई जो है वो डिप्लीट हो रही है तो किस एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है रेगुलेशन पार्ट से है हमारा पॉइंट, तो आप इसको पॉज करके एक बार आंसर करने की कोशिश करिएगा, फिर आप ये सुनिएगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनेस 1। जैसे ही एंजाइम ATP की जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी तो जाहिर सी बात है ये एंजाइम एक्टिव हो जाएगा और ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा। देन द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन पे ऑफ फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। कौन सा फर्स्ट स्टेप होता है पे ऑफ फेज में ग्लाइकोलिसिस की? ओके, पे ऑफ फेज जहां से आपको मिलना शुरू होती है जो आपने इन्वेस्ट किया है वो। सो दैट इज बी, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल एट 3-phosphate to 1,3-base phosphoglycerate. This is the first step of the payoff phase of glycolysis. Then the product formed in the first substrate level phosphorylation in glycolysis is what it is. The product formed in the first substrate level phosphorylation in glycolysis is 3-phosphoglycerate. बेसिकली यहाँ पे कोई और एक्सटर्नल चीज यूज नहीं होती है। जब फॉस्फोराइलेशन एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट या एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में डायरेक्ट कन्वर्ट होते हुए बन जाता है, तब हम उसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। यानी कि फर्स्ट ATP जो हमको बनते हुए मिल रहा है और वो हमको 3-phosphoglycerate में देखने को मिल रहा है, जो हमारा ग्लाइकोलिसिस का स्टेप है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो।
आई होप आपको ये दोनों प्रोसेसेस क्लियर हो गई हो, तो ज़रूर से आपको पता है क्या करना है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप हम लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके हमारे जो डिस्कशन ग्रुप है उससे पूछ सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो जल्दी से जल्दी क्लियर किए जाएंगे। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।